नमस्कार, मैं हूं असद रशीद आज़ाद और आप देख रहे हैं एबीके न्यूज़। कि बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, वाकई ये चर्चा के लायक विषय भी है कि लोग कितनी मेहनत मुशक्क़त करते हैं। 2 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, कोई कोई 10 साल से मेहनत कर रहा है कि हमें कोई पोस्ट मिल जाए बीपीएससी में। और जब बहुत मेहनत करने के बाद बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, दूर दूर से आके एग्ज़ाम देते हैं, और एग्ज़ाम के बाद जब उनको ये पता चले कि जो पेपर आपने दिया है वो पहले ही से लीक है, तो अब उसके दिल पे क्या गुजर रहा होगा ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये बीमारी सिर्फ बीपीएससी के साथ नहीं है, बल्कि बिहार का तमाम एग्ज़ामों में, आप एसएससी के तमाम एग्ज़ामों में देख ले, पहले से पेपर बिक रहा होता है। आप लाखों रुपए दीजिए, 2 लाख दीजिए, आपको पेपर मिल जाएगा एग्ज़ाम से पहले ही। कोई भी एग्ज़ाम आप लेते हैं नौकरी के लिए या किसी भी काम के लिए, आखिर उस एग्ज़ाम को इतनी ढिलाई से क्यों होता? टीचर ट्रेनिंग का मैटर था या टीचर से रिलेटेड जो एग्ज़ाम थे उसमें भी आपने देखा था इसी तरीके से पेपर का लीक होना, और एग्ज़ाम से पहले ही बहुत सारे लोगों के हाथ में पेपर का पहुंच जाना। ये किस वजह से होता है? आखिर कोई तो इसमें लालची है जो लाखों करोड़ों खरबों रुपए कमाना चाहता है स्टूडेंटों से, और स्टूडेंट भी सोचता है कि मैं रात दिन मेहनत करके भी जाऊं तो वहां नहीं पहुंच सकता है, तो अपने खेत ज़मीन को बेच के अगर वहाँ पहुँच जा रहा हूँ तो बहुत आसानी से वो पहुँचने की कोशिश करते हैं। हर एक ऐसा राज्य जहाँ बड़े बड़े लोग एजुकेशन में निकले हैं, आईएएस और आईएएस अफसर, आप देख लें कि सबसे ज़्यादा आज भी बिहार देने वाला है। लेकिन इसी बिहार में एजुकेशन के स्तर बहुत नीचे हैं, बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा करते हैं। दूसरी जो सबसे अहम खबर है ये है कि उन तमाम नियोजित शिक्षक जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम के बाद फेल हुए थे, उन तमाम के लिए एक बुरी खबर है, और नियोजित शिक्षक ही के लिए बुरी खबर है कि उन तमाम के सर्टिफिकेट जांच हो रही है, क्योंकि जितने की भी जांच हुई उनमें अक्सरियत जाली सर्टिफिकेट पे बहाल हुए थे, तो उन तमाम को जो है नौकरी से निकाल दिया गया। अब विजिलेंस अफसर के अंदर में ये जांच कर दिया गया है कि आप जांच करके जल्द से जल्द, ये हाई कोर्ट के हुक्म पे हुआ कि जांच करके जल्द से जल्द तमाम का रिपोर्ट ऑनलाइन आप कर दें, ताकि पता चल सके कौन असली सर्टिफिकेट के साथ बहाल हुआ, कौन जाली सर्टिफिकेट के साथ हुआ है। और जो लोग भी जाली सर्टिफिकेट से बहाल हुए हैं तो उनको कानूनी चाराजोई से गुजरना होगा, और साथ ही साथ जितनी पेमेंट अब तक उन्होंने उठाया वो तमाम के तमाम बिहार सरकार को वापस करनी होंगी। तीसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की जितनी भी तंजीमें थी, उन्होंने कल आरके होटल में मीटिंग रखा था। ये मीटिंग उनका इसलिए था जो नई रूल रेगुलेशन बना है और उसमें बहुत सारी खामियां हैं जिन्हें दूर करने की लोगों की मांग है, और ये सिफारिशात उन्होंने हुकूमत के पास भी रखने का आह्वान किया है, उन्होंने इरादा किया है, और अनकरीब वो हुकूमत के पास अपनी सोचो फिक्र को रखेंगे, और हुकूमत क्या जवाब देती है मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मैं आज, मेरे एक दोस्त मुझसे कह रहे थे कि जो लोग भी तंजीमें मदारिस के लिए चला रहे हैं उन तमाम को कम से कम एक चीज़ ये करनी चाहिए, वो उनका मशवरा था, मुझे अच्छी लगी इसलिए आपके साथ शेयर कर दूं, कि जितने भी तंजीम को चलाने वाले वो कम से कम अपने हुलिये को मदारिस की तरह बना ले, कि मदारिस के टीचर्स स्टूडेंट किस तरह रहते, कम से कम आपका चेहरा हुलिया उस तरह हो। तारीख़ नहीं बताने जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ें आपको याद कराने जा रहा हूँ। आपको याद होगा मौलाना रियासत अली नदवी और मौलाना मोइनुद्दीन नदवी, ये 2 ऐसी शख्सियात हैं कि अगर पूरे बिहार की शख्सियतों को एक साइड रख दें, अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी के शागिर्दों में से ये दोनों हैं, और तमाम लोगों को एक साइड रखें और इन दोनों को एक पल्ले में रख दें तो पूरे बिहार जो है बहुत ही हल्का पड़ जाएगा इन दोनों के नज़दीक। मौलाना रियासत अली नदवी वो शख्सियत हैं जिन्होंने, आप अगर कोई भी हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे तो वो उनकी एक बहुत मशहूर ज़मानी किताब तारीख़-ए-अंदलुस पढ़ा होगा, बहुत बेहतरीन अंदाज़ों में उन्होंने लिखा है, और स्पेशल इस्लामिक तारीख़ पे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। और मौलाना मोइनुद्दीन की तारुफ़ कराने के लिए बस एक किताब का हवाला देना काफ़ी है कि उन्होंने तारीख़-ए-इस्लाम 2 जिल्दों में लिखा है, और जो भी नदवे से स्पेशल स्टडी की होगी या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने अगर इस्लामिक स्टडीज़ से, हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया या एमए किया तो उनकी किताब आपको पढ़ने को मिला होगा। तो आप समझ सकते हैं इन दोनों शख्सियत ये मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा के प्रिंसिपल थे, और हमेशा मैं इसलिए इन दोनों का जिक्र कर रहा हूँ कि ये दोनों जब कभी भी हुकूमत से बात करने के सिलसिले में बात करते थे, हुकूमत मदारिस के सिलसिले में हुकूमत से बात करते थे, तो कभी निगाहें नीची करके नहीं बात किया, आँख में आँखें डाल के अपनी बातें रखते थे।
और कभी किसी भी मामले में पीछे नहीं हटते थे। लेकिन अभी मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा के जो प्रिंसिपल हैं उन्हें खुद इस मैटर को लेके आगे आनी चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे मदारिस के प्रिंसिपल हैं जो मदारिस उम्मुल मदारिस कहलाता है, जो मदरसा उम्मुल मदारिस कहलाता है। अब ऐसे मदारिस जो बिहार में जितनी भी आज परवान चढ़ रही हैं या चढ़ेंगी, ये तमाम के तमाम शाखें होंगी मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा की देन है, और उन्हीं के बदौलत बिहार में आइंदा कभी भी क़यामत तक जितने भी मदारिस होंगे उन्हीं के बच्चे कहलाएंगे, या जो हैं उन्हीं के बच्चे हैं। और वालिद हमेशा सरपरस्ती करते हैं अपने नीचे जितने भी हैं, अपने उनके औलादों में से उन तमाम को बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं, उन्हें सही राह दिखाते हैं। और जब कभी ज़रूरत होती है उनकी खुद के, अब मैटर उन लोगों के पक्ष में नहीं रहेगा, वो डील नहीं कर पाएगा, उनके औलादें या उनके शाख के अंदर जितने भी आते हैं वो अगर डील नहीं कर पाते तो खुद वालिद जाके उस मैटर को हल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह वक्त अभी आ चुका है कि मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा के प्रिंसिपल को सामने जानी चाहिए, बजाय जितने भी लोग कोशिश करें, बहुत अच्छी बात है कोशिश करें, लेकिन फेस हुकूमत के पास जाने के लिए जो बिहार के अवामों का मानना है, बिहार के लोगों का कहना है, जो मदारिस से मोहब्बत रखते हैं, टीचर्स हैं, उन तमाम का मानना है कि मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा के प्रिंसिपल जो हैं वो आगे बन के जाएँ, क़यादत करें और सरबराह बन के जाएँ और हुकूमत से वो डायरेक्टली बात करें। और मैं मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा के जो अभी प्रिंसिपल हैं मैं उनके बारे में बता दूँ, ये मौलाना मशहूद साहब हैं और ये नदवी हैं, और साथ ही साथ इन्होंने ग्रेजुएशन और MA कर रखा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। बहुत ही काबिल और फायक आदमी है। इनकी भी तहरीरों में आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक उमंग सा आपको दिखेगा। लेकिन जब काम करने की बात ये आती है तो ये बहुत सुस्त रफ्तार पकड़ लेते हैं, इनके अंदर काम में वो नहीं होता, क्योंकि इन पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। कई खानकाहों की ज़िम्मेदारी है और ख़ुद मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा की ज़िम्मेदारी है, और फिर अब तो इनको जमीयत उलमा की भी ज़िम्मेदारी मिल चुकी है। तो कई ज़िम्मेदारियों के साथ ये जी रहे हैं, लेकिन उन तमाम ज़िम्मेदारियों के साथ पहले भी कई लोग आए हैं और जिए हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे से डील किया। अभी मैं फिलवक्त एक आदमी है ऐसे जिनका मैं मिसाल दे दूं, कई ज़िम्मेदारियों के साथ वो सारे काम को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी हैदराबाद में है, जो दारुल इफ्ता उनका एक मदरसा है और इफ्ता की पढ़ाई कराते हैं। वो बहुत सारी ज़िम्मेदारी हैं उन पे, लेकिन बहुत अच्छे से सबको डील करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा के प्रिंसिपल को भी चाहिए कि आप तमाम ज़िम्मेदारी आपको ये आते रहेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी शख्सियात के पे ज़िम्मेदारी तो आती रहती है, लेकिन हर एक को अपना वक्त देना, फिर सबको डील करना, जिस पे जब जितनी ज़रूरत होती है उतना वक्त देनी चाहिए। अभी मदारिस को लेके बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है, सोचो फ़िक्र की ज़रूरत है, तो आपको आगे आनी चाहिए और इस मैटर को जो डेलीगेशन जाए हुकूमत के पास, उन दोनों की क़यादत आप करें, खा तंजीमों की तरफ से जाए या मदारिस की तरफ से जाए, टीचर्स का या कमेटी का जाए, दोनों डेलीगेशन को आप डील करें। आप हुकूमत के सामने जाके अपना पक्ष रखें, बात रखें। देख लें कि रात दिन वो परेशान हाल है, 5-5 साल से वो मदरसे दौड़ रहे हैं कि हमें बहाल किया जाए, और जबकि उनको संविधानिक हक है, लेकिन तब भी कमेटियां बहाल नहीं करती, उनको दोहराती हैं। कई एक एग्जाम्पल है, मैंने उन लोगों पे वीडियो भी बनाया है, 10-10 साल से उनको दोहरा रही है। कई लोग तो केस में गए, हाई कोर्ट तक मैटर गया और केस जीते भी, लेकिन तब भी उनके साथ जो है दोहराने का चक्कर ख़त्म नहीं हुआ। तो ऐसे आपको समझनी चाहिए कि हम जब भी हम पे कोई बुरा वक्त आता है, वो हमारे कहीं ना कहीं बुरे अमाल की वजह से ही आता है, और जो हक़ है वो हक़ देनी चाहिए। हाँ, उन जितने भी अनुकंपा में लोग हैं वो अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको अच्छे सीट पे आप बहाल करें, अगर उनके अंदर काबिलियत है, सलाहियत तो अच्छे सीट, वरना खुद संविधान ने उनको ग्रेड 4 और 3rd का हक़ दिया है, कम से कम वो हक़ उनको दिया जाए। क्योंकि एक लंबे अरसे तक जब कोई मदारिस में या कहीं भी खिदमत अंजाम देता है, फिर अचानक उनकी मौत हो जाती है, तो सरकार और संविधान उनके साथ एक मर्सी बल्कि एक रहमना दिल दिखाया और बहुत ही मोहब्बत और शफ़क़त का उन पे जो है उनके साथ नज़रिया अपनाते हुए उनके औलादों को नौकरी में लेते हैं, ताकि उनका घर बहुस्न खूबी चलता रहे। और मदारिस से जुड़े हुए लोगों को एक इस तरह का इज़्ज़त है, वो इज़्ज़त उनके औलादों तक भी आपको देनी चाहिए, उसमें किसी तरह की कोताही या कमी नहीं करनी चाहिए, या उन सीट को अपने लिए या अपने परिवार के किसी के लिए बचा के रखना, ये बिल्कुल एक जुर्म है, और जुर्म की सज़ा हमेशा मिलती है, जो कि मिल रही है। साथ ही साथ कई एक साथी का जो है
डिमांड था कि बहाली के सिलसिले में क्या मदारिस में ये बोर्ड में अब काम चल रहा है। मैं उन तमाम को ये कह दूं कि बोर्ड एक ऐसा स्टेशन है जो कभी रुकता नहीं है किसी के इंतज़ार में। हाँ, आपके काम हो सके, कुछ आज हो कुछ कल हो, कुछ ये देर तो हो सकता है, लेकिन बोर्ड बंद हो, पूरे तौर पे ताला लगा हो, ऐसा नहीं होता है। चेयरमैन नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, लेकिन किरानी है। जो काम जिनके तक मुमकिन है करने का वो लोग कर रहे हैं। तो आपका काम जहाँ तक हो सकेगा वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे करें, लेकिन चेयरमैन से जो काम होना था वो काम आपका रुक जाएगा। क्यों? मनोज जी हैं और मनोज जी बोर्ड आते नहीं हैं, इसकी वजह से आपका काम रुक रहा है। साथ ही साथ बिहार हुकूमत से एक तमाम लोगों, बिहार के तमाम मदारिस के जो टीचर हैं उनका ये डिमांड है कि जल्द से जल्द बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में नए चेयरमैन जो भी हो, जिसको भी आप सजेस्ट करें, जल्द से जल्द उनको भेजें, ताकि मदारिस के जो काम ठप पड़े हुए टीचर, बहुत सारे मदारिस में खाली पड़ी हुई सीट है, उन सीटों को बहाल करके मदारिस का नया सेशन चालू होने वाला 10 शव्वाल से, और मेरा ख्याल है कि कई मदारिस में तो चालू हो भी चुके हैं। तो नए सेशन में अब चेयरमैन न होना और बहुत जगह सीट खाली होना, तो सेशन बिल्कुल ख़राब होकर रह जाएगा। क्योंकि जब टीचर ही नहीं होंगे तो वो सब्जेक्ट पढ़ाया ही नहीं जाएगा, जब पढ़ाया नहीं जाएगा तो बच्चे एग्ज़ाम में लिखेंगे क्या। इससे कई मुश्किलों से गुज़रना होता है। और आप हुकूमत खुद भी जानती है कि मदारिस में पढ़ने वाले अक्सर वो गरीब मज़दूर के बच्चे होते हैं, और जब गरीब मज़दूर के बच्चों के एजुकेशन के साथ इस तरह खिलवाड़ किया जाए तो हुकूमत बिहार किस चीज़ की हुकूमत है। नीतीश कुमार खुद जो है गुड गवर्नेंस की बात करती है और डेवलपमेंट की बात करती है कि हम हर एक तबके को लेकर चलेंगे, हर एक को तरक्की देंगे, और सबसे पहली प्रायोरिटी होगी हम एजुकेशन में तरक्की देंगे। लेकिन एजुकेशन में किस तरह तरक्की दे रहे हैं ये हर एक को मालूम है। कई स्कूलों में, कई कॉलेजों में, कई यूनिवर्सिटियों में तो पूरे सीट खाली पड़ी है, लेकिन आप उनकी तरफ निगाहें नहीं फेर रहे हैं और उन पे नए टीचर बहालो, कभी इस पे आपका ध्यान नहीं जाता। जबकि वहाँ के लोग बार बार एप्लीकेशन देते हैं। कई कॉलेज का ये मैटर है, यूनिवर्सिटी का मैटर है कि वहाँ 2-1 टीचर प्रोफेसर ही रह गए। और मदारिस का तो खैर छोड़ दें। जैसे चंपारण के आज एक साथी ने बताया कि उनके यहाँ 9 सीट खाली है। आप समझ ले, जिस मदरसे में 9 सीट खाली हो तो उस मदरसे में पढ़ाई क्या होगी। नए सेशन तो बिल्कुल ठप होकर रह जाएगा, बच्चे कुछ पढ़ेंगे नहीं, बस यूँ होगा डिग्री मिल जाएगी। जब डिग्री मिल जाएगी उनको तो आगे चल के जब यही बच्चे किसी नौकरी वाले एग्ज़ाम का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो ये अपने खेत को बेच के चोरी करने की सोचेंगे। जिस तरह आज बीपीएससी में पेपर लीक हुआ, हर एग्ज़ाम में वो सोचेंगे कि पढ़ाई तो हुई नहीं है। जब उनका बेस ही मजबूत नहीं होगा तो आगे वो क्या लिखेगा। इसलिए बिहार में चोरी चमारी और एग्ज़ाम में फ्रॉड आपको देखने को मिलता है। अगर बिहार गवर्नमेंट चाहती है कि इन तमाम चीज़ों को बंद करे तो सबसे पहले उनको जो बेसिक एजुकेशन केंद्र है जो है बिल्कुल उसी तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए जिस तरीके से केरला में है, आपको देखने को मिलेगा, कर्नाटका में देखने को मिलेगा, तेलंगाना में देखने को मिलेगा। आप देख लें कि उनका जो बेसिक एजुकेशन केंद्र है वो कितना साफ़ सुथरा और कितने अच्छे बिल्कुल वेल ट्रेंड टीचर को वो बहाल करते हैं और उनके ज़रिए बच्चों की एजुकेशन होती है। जब वो बच्चे 9th-10th में ही जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये बच्चे आगे जाके मुल्क और ख़ुद अपना नाम रोशन करेगा, और करते भी हैं। आप देखें केरला के बच्चे हर फील्ड में आपको मिलेगा, लेकिन कभी वो आपको किसी फील्ड में भी जाएँ तो आपको नीचे नहीं मिलेगा, आले ओहदों पे मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बचपन से मेहनत की, उनके टीचर उनके साथ मेहनत की, उनके पेरेंट्स में मेहनत किया, उनकी सरकारें उनके साथ उनके एजुकेशन पे ध्यान दी, तब जाके वो आज ये दिन देख रहे हैं। अगर बिहार हुकूमत भी चाहती कि ये दिन बिहार का फिर से वापस आए तो इसके लिए सबसे पहले हुकूमत को कोशिश करनी होगी। फिर जो टीचर्स हैं बेसिक केंद्र में उन टीचरों को ध्यान देना होगा, पेरेंट्स को ध्यान देना होगा, बच्चे को मेहनत करनी होगी। तो अनकरीब ये बिहार फिर से उसी तरीके से एजुकेशन में आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा जैसे पहले था। थैंक यू।